पुण्यातील आयटी हब हिंजवडीमधून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलंय। एका नामांकित आयटी कंपनीतील माजी महिला कर्मचाऱ्यानं गंभीर आरोप करत कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये खळबळ उडवून दिली आहे। लग्न आणि धर्म परिवर्तनासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचा दावा या महिलेनं केला असून मानसिक छळाला कंटाळून अखेर तिला नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागला असंही या महिलेचं म्हणणं आहे। याबद्दल एफआयआर सुद्धा आता दाखल करण्यात आली आहे। त्या एफआयआर मध्ये म्हटल्यानुसार कंपनीत कार्यरत असताना एका संबंधित महिलेनं तिच्यावर वारंवार लग्न करण्यासाठी आणि धर्म बदलण्यासाठी दबाव आणला। मात्र तिनं स्पष्ट नकार दिल्यानंतर कार्यालयातील वातावरण अचानक बदललं। कामाच्या ठिकाणी जाणीवपूर्वक मानसिक त्रास दिला जाऊ लागला, सातत्यानं दबाव टाकला गेला आणि अखेर छळाला कंटाळून त्या महिलेनं कंपनी सोडण्याचा निर्णय घेतला। आता या सगळ्याच्या दरम्यान पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हिंदू जनजागृती समितीनं या प्रकरणाला कॉर्पोरेट जिहाद असल्याचा आरोप करत सखोल चौकशीची आता मागणी केलेली आहे। या प्रकरणामुळे आयटी क्षेत्रातील महिलांची सुरक्षा, कामाच्या ठिकाणचं वातावरण आणि मानसिक छळाचे गंभीर प्रश्न आता पुन्हा एकदा चर्चेत आलेले आहेत। या सगळ्या प्रकरणाबद्दल पोलिसांनी सुद्धा पत्रकार परिषद घेतली आणि प्रकरणाची सखोल माहिती दिली। मैं विप्रो में मई 2019 से लेकर अगस्त 2025 तक के काम पे थी। एंड विप्रो में मेरे साथ ये बहुत बुरा घटना हुआ है, जिसमें मैंने जब अप्रैल में अब्दुल लतीफ जमील, जिसको ALJ कहते हैं, वो क्लाइंट थे, जिसमें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उन्हें ज्वाइन किया। तो मेरे कंट्री हेड राम कुमार ने कहा था कि आप सबसे इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई टीम थी। कुछ लोग बैंगलोर में बैठते थे, कुछ दुबई में थे, कुछ कश्मीर में थे। तो मुझे बोला गया था कि आपको सबसे इंटरेक्ट करना है और सबसे पता करना है कि उनकी मानसिकता क्या है। मानसिकता यहाँ पे बिजनेस को लेकर और उनके वर्क कल्चर को लेकर उनकी क्या सोच है, ताकि उसके हिसाब से मैं अपना प्लानिंग कर सकूं कि हम टीम कैसे गवर्न करेंगे। गवर्नेंस के पार्ट में उन्होंने मुझसे कहा था कि सबसे इंटरेक्ट कीजिए। मैंने काव्या, जो कि चेंज मैनेजर है, फिर एक इंसिडेंट मैनेजर है, और कुछ और लोगों से, कुछ लड़कों से और लड़कियों से इंटरेक्ट किया था। सबने अच्छे से बात की, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट शाहिना पहले दिन ही उन्होंने मुझसे कुछ व्यक्तिगत बातें पूछी। तो मैंने कहा यहाँ मैं पुणे में अकेले रह रही हूँ, क्योंकि मेरे सास, जो मेरी मदर इन लॉ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी कैंसर की ट्रीटमेंट पुणे में, बॉम्बे में चल रही है। एंड मैं अकेले रह रही हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि आप अकेले कैसे रह सकते हो, कैन यू लिव विदाउट सेक्स अ डे आल्सो। आई कैन नॉट सर्वाइव इट। आई इग्नोर्ड दैट टॉक। मैंने कम्प्लीटली उसे इग्नोर करा, बिकॉज यू नो, अगर इन सब चीजों में हम इन्वॉल्व होते हैं, नॉन कम्प्लायंस और कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट में, सबसे पहले हम पे अटैक होता है बीइंग अ सुपरवाइजर। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम हिंदू लड़कियों पे बहुत ज्यादा ही ये होता है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर ऐसा होता है। अब आप देखिए, मेरा प्रोजेक्ट जो था, क्लाइंट वो भी दुबई से था। मेरे मैनेजर जितने थे, सारे के सारे मैक्सिमम मुस्लिम्स थे। तो हम हिंदू लड़कियों पे वो प्रेशर रहता है, और हमें अपनी सैलरी को लेकर, हाँ, क्योंकि डेफिनेटली अभी देखा जाए तो हमारे पास इतने बेरोजगार हैं जिसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो हमको वो इग्नोर करना पड़ता है। तो मैंने उसकी बात टाल दी। कुछ 1-2 दिन बाद उसने मुझे जब वीडियो कॉल किया, तो उसने बोला, यू लुक लाइक अ टॉफी वुमेन, आप इतनी सुंदर है, आप अकेली क्यों रहती हैं। इफ यू वांट, यू कैन गेट ए रिलेशनशिप। आप राम कुमार, जो कि मेरे कंट्री हेड थे, अभी कहाँ है मुझे पता नहीं, राम कुमार के साथ रिलेशनशिप करके आप दुबई जा सकती हैं। एंड दुबई जाकर आप मेरे बहुत सारे शेख से कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके साथ आपका मैं ब्याह करा दूंगी, और ब्याह करके आप आराम से गाड़ी, सोना, जो चाहिए वो सब आपको मिलेगा। एंड वो लोग औरतों को बड़े प्यार से रखते हैं, मिसट्रीट नहीं करते हैं, आपको पूरा पूरा सम्मान मिलेगा। आपके हस्बैंड ने जैसे रखा हुआ है आपको अकेले या दूधकार के, वैसा नहीं होगा। आपके साथ लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी दुबई जाने के बाद। ये कहकर मुझे उस तरीके से आकर्षित करने की कोशिश की। बट शाहिना ने जब ये कहा, तो मैंने उसे सिर्फ सुना, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद जब राम आए,
तो राम कुमार को मैं मिलकर पर्सनली 1-to-1 मैंने बताया कि राम, ये मेरे साथ हुआ है, प्लीज बताइए इसके लिए मैं क्या करूं, क्योंकि डेफिनेटली मेरी मदर इन लॉ को कैंसर था, तो हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, मुझे मेरे जॉब की ज़रूरत थी, मेरे डॉग की भी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत सारी ऐसी व्यक्तिगत विषय थे जिसमें मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं था। तब राम ने कहा, मैं उसके मैनेजर को वो बता दो, आपके आपके उनके मैनेजर आपके साथ कंसल्ट करके कोई रिलेटिव एक्शंस लेंगे। फिर मैंने उनके मैनेजर शाहिना रफीक के मैनेजर जिनका नाम आसिफ है, उन्हें बताया, वो क्वालिटी मैनेजर है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने बोला रीता अगर तुझे करना है तो कर ले। एंड देन इवेंचुअली क्या हुआ कि मेरे जो मैनेजर्स हैं उन्होंने बोला कि अगर तू कंप्लेन करेगी एचआर में तो उसकी जॉब खराब हो जाएगी, तो उसमें मत पड़, उससे अच्छा है कि मेंटेन अ डिस्टेंस एंड कंटिन्यू विथ योर वर्क। सो ये सारी चीजें मई महीने के बीच तक के बहुत सारे डिस्कशन हुए, जिसमें मेरे पास वैसे तो कोई एविडेंस नहीं है, बट एक एविडेंस है जहाँ पे मेरे मैनेजर जो कि दुबई में थे, हेमंत पोद्दार, उन्होंने मुझे रिटर्न में पूछा था कि शाहिना का रिप्लेसमेंट लिया क्या, बिकॉज मुद्दा इतना भारी था कि मेरे मैनेजर ने कहा कि रीता इसके लिए उसका रिप्लेसमेंट और उसको निकालना प्रोजेक्ट से जरूरी है। बट मेरे अकाउंट डिलीवरी हेड जिनका नाम वसीम महस्कर है, उन्होंने कहा कि हर किसी को निकालते बैठे तो हमको नए रिसोर्स कम पड़ेंगे, हम रिप्लेसमेंट नहीं लेंगे और वो कंटिन्यू करेगी प्रोजेक्ट में, ये बोलकर उस चीज को टाल दी। ये मेरे पास व्हाट्सएप में लिखा हुआ है, तो वो एक आपको मैं एविडेंस दे सकती हूँ, और ये घटना हुई मई महीने को। उसके बाद मैडम मुझे शाहिना, उन्होंने कई बार मुझे ऐसे कांटेक्ट किया है जिसमें उन्होंने मुझे गलत रास्ते पे जाने के लिए और गलत तरीके से अपनी लाइफ जीने के लिए बहुत प्रोवोक किया। लाइक आप सर्विस अपार्टमेंट में जा सकती हैं, ये कर सकती हैं, एंड मैंने कहा हमें पुणे में सर्विस अपार्टमेंट नहीं है, सब कुछ अच्छा है, हम पुणे की तरफ बहुत अच्छे से रहते हैं, थिंग्स आर गुड। देन देन शी, उन्होंने मुझे बहुत इमोशनली हर्ट करने शुरू किया कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड टोटली फोकस्ड है अपने फैमिली की तरफ, और ऐसे बहुत सारी चीजों में बरगलाया। एंड इवेंचुअली उन्होंने फिर मुझे वो शेख की बात कही कि देखो लाइफ का एक हिस्सा ऐसा भी है आप अकेले जी सकते हैं, एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे आपको दुनिया की सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो फिर मैंने शहना से पर्सनल कॉल्स लेना थोड़ा अवॉइड करना शुरू करा, क्योंकि वो मेरी डायरेक्ट रिपोर्ट ही नहीं थी, मैं उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शंस भी नहीं ले सकती थी। मेरे को सिर्फ उनके मैनेजर को अप्रोच करके ये डेटा बताना था कि ऐसा हुआ। बट शाहिना का मेरे ये 3 महीने के ड्यूरेशन में शाहिना ने मुझे काफी तंग किया है। ना वसीम ने, ना असीम ने और अजीम ने, हाँ, इन दोनों ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट। ना तो उसे प्रोजेक्ट से रिप्लेस किया गया और ना मेरा इंटरेक्शन लेवल उससे अलग किया गया। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ क्वालिटी एश्योरेंस वो करती नहीं थी, उसका बर्डन मेरे ऊपर पड़ता था। आई हैव टू प्रिपेयर द स्लाइड, और वो स्लाइड प्रिपेयर करके मुझे क्लाइंट के इसमें ये करती थी। ये सारी चीजें चलती रही और ये अगस्त तक के चला, जहां पे उन्होंने मेरे अगेंस्ट एक फॉर्मल ग्रीवियंस रेज किया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वैलिड तरीके से नहीं हुई है। और इवेंचुअली मुझे जो कि पीडीसी के हेड हैं जिशान अहमद, हेड एचआर, और ओम्बड्स कमेटी ने, जबकि उसने जब ओम्बड्स रेज किया था तो मैंने भी ग्रीवियंस रेज किया था, बट मेरे ग्रीवियंस को इग्नोर करते हुए मुझे फोर्सफुली मेरे कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस लेके मुझे फोर्सफुली रेजिग्नेशन के लिए बाध्य किया। मैं उस वक्त तक इतने दिनों तक इसलिए चुप थी क्योंकि मेरे घर में इतने सारे कार्यक्रम जो कष्टदायक प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहे थे, तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। दूसरा ये था कि मुझे लगा कि ये शायद दबा दिया जाएगा, जो कि किया गया, क्योंकि मैंने तो ग्रीवियंस मैंने भी रेज किया गया था, बट ये ग्रीवियंस दबा दिया गया था विप्रो के थ्रू। तो विप्रो ने जब मैं काम में थी तब भी उस ग्रीवियंस पे ध्यान नहीं दिया, और जब मैं काम छूटने के बावजूद
जब टीसीएस का प्रकरण सामने आया तो मैंने उनको एक फॉर्मल कारण बताओ नोटिस दी थी एक वकील के थ्रू, एंड बोला था कि आप कारण बताइए कि आपने मुझे रेजिग्नेशन पे क्यों मजबूर किया। वो हमने उनको 24 अप्रैल 2026 को ये मैंने उनको भेजा है नोटिस। एज पर द रूल उन्होंने मुझे ये डेटा देना था कि रीटा दीस आर द पॉइंट्स जिसकी वजह से आपको निकाला गया, बट वो नहीं किया गया है। एंड अभी तक के उनकी लीगल काउंसिल के थ्रू, अगर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने मुझे रिवर्ट किया। इवन ओम्बड्स कमिटी ऑफ विप्रो ने रिवर्ट किया ये बोलते कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दिस मैटर। सर, इट्स एन आईटी कंपनी फर्स्ट, so data deletion is not possible, it remains in server. Second, अगर इतना ही क्रिटिकल कंप्लेन के लिए था और उनको रिप्लाई देना क्रिटिकल था, तो फिर उन्होंने मेरा टर्मिनेशन या मुझे फोर्सफुली रेजिग्नेशन के लिए विदाउट नोटिस कैसे किया? दे उन्होंने पे किया है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि उन्होंने पेमेंट नहीं दी है, उन्होंने पे किया है, बट फोर्सफुल रेजिग्नेशन विच इज इक्वलेंट टू टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल ये नहीं किया कि ऑन बेसिस व्हाट द कम्युनिकेशन शुड बी ग्रांटेड। एंड इफ यू सी, आप डेटा निकालें, अगर टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, कोई भी कंपनी हो, अगर विमेन एम्प्लॉय निकाले जा रहे हैं तो उनको कोई लीगली ये बताया नहीं जाता, ले ऑफ बोल के निकाल दिया जाता है, या उनको फोर्सफुली बिहाइंड द कर्टेन उनको रिजाइन करने के लिए लगाया जाता है, और उसका कोई हम कुछ ये नहीं ले पाते, डिटेल्स नहीं ले पाते। बट इफ यू सी द डेटा ऑफ मुस्लिम वुमेन्स गेटिंग रिमूव, दे आर आई थिंक 0, नॉट इवन 1%, दे आर 0, एंड दैट्स अ ट्रुथ। बिकॉज शाहीना रफीक की एक कंप्लेन मेरी जॉब खा गई, मुझे इतने 10 महीने तक के मैं बैठ के सिर्फ जॉब ढूंढ रही हूँ, जबकि वो आराम से विप्रो में डिप्लॉयड है, आराम से अपना काम कर रही हैं। इवन उनके मेरे जो मैनेजर्स हैं उन्होंने भी इस चीज को, क्योंकि कंप्लेन तो मैंने अप्रैल में रेज की थी, फिर जब जुलाई में शाहीना ने जब कंप्लेन रेज की तो मुझे ये जानने की इच्छा है, और यही रिक्वेस्ट है, मैं पूरे पत्रकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बेसिस व्हाट मेरे को रिजाइन करने के लिए कहा गया, ये पता करें। बेसिस व्हाट जब मेरा हरासमेंट हो रहा था, पॉश कमेटी बोल लो या फिर विप्रो की ग्रीवियंस कमेटी बोल लो, कहाँ थी, क्या कर रही थी कि मेरे शोषण के वक्त में विप्रो को कुछ समझ में नहीं आया, जबकि उसका एक छोटा सा कंप्लेन जिसमें उसने पता नहीं क्या रिकॉर्ड किया और क्या कंप्लेन किया है, उस पर मेरे अगेंस्ट एक्शंस लिए गए। मैं चाहूंगी कि प्लीज हमारी मदद करें, एटलीस्ट मेरी मदद करें, so that you know women as an employee, corporate employee, because हमारे खर्चे भी वैसे हैं, अब हम इन्फ्लेशन की तरफ भी है। मैं ये रियली रिक्वेस्ट करूंगी कि विमेन क्या क्या हैरेसमेंट से गुजरती हैं उसको भी देखें, एज वेल एज अ हिंदू पर्सन, which is very important. We say that we are the dharma-nirpeksha desh, we are democratic, but I want to understand where is the democracy. Does the democracy only lies to the Muslims? And why they are here? For what reason? Just to create a chaos and get converted in our this thing and sabotage us for the things which we have not done. I'll rest myself and I'll give it to ma'am. Let her speak. रणरागिणी शाखा ही नेहमीच हिंदू मुलींच्या बाबतीमध्ये जे काही धार्मिक दृष्ट्या अत्याचार होतात किंवा त्यांना हरास केलं जातं धर्मांतरण करण्यासाठी याविषयी समाजामध्ये जनजागृती करत असते। कॉर्पोरेट जिहादच्या प्रकरणाविषयी सुद्धा आपण एक मोठा कार्यक्रम घेतला होता, त्या माध्यमातून जागृती केली होती। लव जिहादच्या प्रकरणांमध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने आपण जागृती करतो। मी या ठिकाणी जेवढ्या काही हिंदू मुली आहेत, महिला आहेत की ज्या कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत, त्या सर्वांना आवाहन करते की जे काही या ताईंच्या बाबतीमध्ये घडलं किंवा जे टीसीएस मध्ये घडलं या अतिशय भयानक गोष्टी आहेत, जिथे ज्या हिंदू मुलींना ज्या हिंदू कर्मचाऱ्यांना केवळ हिंदू असल्यामुळे धर्मांतरित करण्यासाठी भाग पाडले जात आहे किंवा त्यांना अश्लील पद्धतीने त्यांच्याशी बोललं जात आहे, प्रेशराईज केलं जात आहे, कुठल्याही पद्धतीचा तुम्हाला त्रास दिला जात असेल तर आम्हाला
रणरागिणी शाखेला प्रेस नोट मध्ये नंबर दिलेला आहे, त्याच्यावरती अवश्य संपर्क साधा. आम्ही तुम्हाला नक्कीच सहाय्य करू. धन्यवाद. हे सगळं आधी घडलंय. आता हे जर रिकव्हर करायचं तुम्हाला, हे जर झाकायचंय, त्याला काहीतरी रिझन निर्माण केलं पाहिजे ना. पुढे काय म्हटलं, आता बुरखा घातलाय समजा, तर फेस रिडिंग झालं पाहिजे म्हणतो, त्याचं हे वर केलं पाहिजे ना, हिजाब जो असतो तो. तर तसं बोलण्याच्या पुढचं समजून ऍज अ प्रोजेक्ट मॅनेजर हे समजून सांगत असताना तेवढे कारण समोर करून तेवढंच काहीतरी हे करून आता आपल्या विरोधात काहीतरी घडणार म्हणून हे सगळं केलं. या दोघीतलं भांडण एवढा छोटा मुद्दा नाहीये. हा मुद्दा एका महिलेला किती प्रकारे पिडलं गेलंय, कशा प्रकारे त्रास दिलाय, इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी कसं जबरदस्ती केली गेली. आणि तुम्ही म्हटलं एकाच बाबतीत झालंय का, आम्ही तर आज मागणी करतो विप्रो कंपनीतल्या सगळ्या मुलींची जी कोणी काम करतायत तिकडं, त्यांची त्या ठिकाणी काय भूमिका आहे, त्यांना असा काय त्रास होतोय, काय फ्री वातावरण देऊन त्यांच्याशी कोणीतरी सुसंवाद केला पाहिजे की काय घडतंय का असं सगळं. काही जणी पुढे आल्या नसतील, जसं तुमच्या टीसीएसच्या प्रकरणात सुरुवातीला कोणी पुढे आलं नव्हतं. अशा अनेक ठिकाणी आपल्या माध्यमातून आम्ही आवाहन करतोय की असं जर त्या विप्रो कंपनीत घडत असेल किंवा कुठल्याही आयटी कंपनीत घडत असेल तर आपल्या प्रेस नोट मध्ये आपण नंबर दिलेला आहे. अशा प्रकारचे सर्व मुलींना, महिलांना आमचं आव्हान आहे, तुम्हाला सुरक्षित वाटत असेल, तुम्हाला हॅरेश केलं जात असेल, तुम्हाला इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी काहीतरी प्रवृत्त केलं जात असेल, टीम मध्ये तुम्हाला त्रास दिला जात असेल, तर निश्चितपणे तुम्ही हिंदू जनजागृती समिती संपर्क साधा. या गोष्टीसाठी आम्ही तुम्हाला 24/7 सहायता करण्यासाठी तयार आहोत. औंध येथील स्टार युनियन दाईची लाईफ इन्शुरन्स कंपनी औंधमध्ये हेड ऑफिस आहे. तर तिथली महिला वुमेन कर्मचारी आहे, ती इथल्या बँकेशी टाईप असल्यामुळे बँक ऑफ इंडिया हिंजवडी येथे अपॉइंट होती. तर तिच्या बॉस, तिचा नियरेस्ट बॉस आहे, तो तिला वारंवार फोन करायचा, तिला मॉलिस्टेट करायचा प्रयत्न करायचा, तिला कामाव्यतिरिक्त इतर अदर गोष्टी बोलायच्या. त्यानंतर तिचा औंधच्या ऑफिस खाली असताना पण तिला थोडंसं मॉलिस्टेट करायचा प्रयत्न केला होता आणि तिला फोनवरून लोणावळा साईडला जेवायला घेऊन जाऊन तिला थोडासा मॉलिस्टेट करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याबद्दल सदर महिलेची कंप्लेंट आमच्याकडे प्राप्त होती. त्यानुसार तिचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग्स आणि अदर एव्हिडन्सेस आम्ही रेकॉर्डर घेऊन तात्काळ त्याचा गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि यातील आरोपी जो आहे मोहम्मद उर्फ जाफर सादिक सय्यद याला तात्काळ अरेस्ट करण्यात आलेले आहे.